हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक है पार्ट नंबर 2 ऑफ हेनरी फ्योल के मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का। पार्ट नंबर 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जिसमें हमने कुछ प्रिंसिपल्स को पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे उसका पार्ट 2, पार्ट नंबर 1। अगर आप पहली बार आए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसका लिंक देख सकते हैं, तो आप वहाँ पर उसे वीडियो को देख पाएंगे। दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ मुझे आज आपको बतानी है, जैसा कि आप सब जान रहे होंगे, आपको पता होगा कि CBSE बोर्ड की भी डेट शीट आ चुकी है एंड ICSE बोर्ड की भी डेट शीट आ चुकी है। तो बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी नज़दीक आ रहे हैं, तो एक ज़ोरदार प्रिपरेशन के साथ आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको यहाँ पर बिजनेस स्टडी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे। तो आप चैनल पर विज़िट करें और एक बार देख लें कि आपके लिए क्या इसमें है और आपके काम का क्या नहीं है। स्टार्ट करते हैं आज के हम इस वीडियो को, जिसमें हम आज पढ़ेंगे अपना अगला प्रिंसिपल, जो कि है यूनिटी ऑफ कमांड। हम जो अगला प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं वो है यूनिटी ऑफ कमांड, जो हमें ये बोलता है कि जितने भी ऑर्डर्स पास हो रहे हैं किसी एक सबऑर्डिनेट को, हम मान लेते हैं कि एक सबऑर्डिनेट है, ओके। इस सबऑर्डिनेट का ये बॉस है, बॉस नंबर ए, मिस्टर ए बॉस हैं, मिस्टर बी बॉस हैं, मिस्टर सी बॉस हैं, ओके। वन सबऑर्डिनेट इज हैविंग हाउ मेनी बॉसेस? 3 बॉसेस। मिस्टर ए भी इसको ऑर्डर देते हैं, मिस्टर बी भी देते हैं, मिस्टर सी भी देते हैं। इन दैट केस व्हाट हैपन्स एंड व्हाट विल हैपन, अगर किसी एक सुपीरियर को मल्टीपल बॉसेस ऑर्डर देंगे, इन दैट केस ये जो सुपीरियर है, सॉरी ये जो सबऑर्डिनेट है, ये कंफ्यूज हो जाएगा। इसे समझ में नहीं आएगा कि इसको कौन से वाले बॉस की बात को मानना है, कौन से वाले बॉस की बात को उसको ऊपर रखना है या इंपॉर्टेंस देनी है, किससे इसको रिपोर्ट्स किसको देनी है, किससे इसको ऑर्डर्स रिसीव करने हैं। दिस पर्टिकुलर सबऑर्डिनेट विल बी कंफ्यूज्ड। दैट्स व्हाई हेनरी फ्योल सेज अंडर हिज प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ कमांड दैट अ सबऑर्डिनेट शुड हैव ओनली वन बॉस, जो पता हो उसे कि ये मेरा बॉस है और ये ही मुझे ऑर्डर्स देगा, जिससे कि ये कंफ्यूज ना हो। अगर ये कंफ्यूज होगा तो काम नहीं हो पाएगा, काम नहीं हो पाएगा तो फिर गोल्स अचीव नहीं होंगे। सो यूनिटी ऑफ कमांड फोकसेस दैट देयर शुड बी ऑलवेज वन बॉस अबव दी सबऑर्डिनेट्स, जिससे कि मल्टीपल बॉसेस होंगे तो मल्टीपल डायरेक्शंस वाली प्रॉब्लम होगी और फिर गोल अचीव नहीं हो पाएगा। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ दिस वीडियो। सेकेंड प्रिंसिपल पर हम आते हैं, जो है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। The principal unity of direction given by Henry Fayol. This principle states that जो भी डिपार्टमेंट्स बने हुए ऑर्गेनाइजेशन में, फॉर एग्जाम्पल ये है परचेज डिपार्टमेंट, ये है सेल्स डिपार्टमेंट, दिस इज़ फाइनेंस डिपार्टमेंट, दिस इज़ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ये है प्रोडक्शन, परचेज, कुछ भी ढेर सारे डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं और ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स हर एक ऑर्गेनाइजेशन में है। तो अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, इन्होंने बोला कि जो भी डिपार्टमेंट्स में ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उसमें जो जो लोग काम कर रहे हैं, इन सब में आपस में क्या होनी चाहिए? यूनिटी। ओके, इन सब के गोल्स आपस में यूनिफाइड होने चाहिए। अगर गोल्स ऐसे हुए कि कुछ तो ऐसे ऐसे दिशा में चल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा सोच रहे हैं, कुछ ऐसा सोच रहे हैं, कुछ ऐसा सोच रहे हैं, इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन कभी भी आगे फल नहीं दे पाएगा। ओके, देयर शुड बी यूनिटी, इसकी तरह होना चाहिए। सारे गोल्स, सारे डायरेक्शन सब क्लियर हों सारे एम्प्लॉयज़ को, सारे वर्कर्स को, और वो सब एक दिशा में काम करें। मतलब देयर शुड बी यूनिटी इन देयर डायरेक्शन, सबको एक तरीके के ऑर्डर मिले, सबके लिए एक तरीके का गोल हो, सब एक इंडिविजुअलिटी के साथ नहीं बल्कि ग्रुप के साथ आगे बढ़ें, जिससे कि हम अपने अपने डिपार्टमेंट वाइज जब गोल अचीव करेंगे तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो भी मान के रखिए वो अचीव हो जाएगा। ओके, अगर परचेज डिपार्टमेंट अपना टारगेट बनाएगा कि मेरे को इतने से इतने रुपए के अंदर ही परचेजिंग करनी है, इन दैट केस इसका गोल अचीव, तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट सेविंग हो जाएगी। ओके, ऑन दी अदर हैंड अगर सेल्स वाले टारगेट बनाए कि मैनेजमेंट ने तो हमको 200 करोड़ की सेल करने को बोला, लेकिन हम 250 करोड़ का टारगेट बनाएंगे, देन ऑब्वियसली वो 200 या 210 के पास पहुंच जाएंगे। तो हर आदमी अपनी अपनी इंडिविजुअल लेवल पर, हर डिपार्टमेंट जब गोल बनाएगा तो ओवरऑल गोल विल ऑलवेज बी अचीव्ड और बहुत ही आसानी के साथ गोल अचीव हो जाएगा।
So this was the second principle of Henry Fayol, that is unity of direction. अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड प्रिंसिपल पे. थर्ड प्रिंसिपल है हमारा ऑर्डर. ओके, थर्ड प्रिंसिपल इज ऑर्डर. द ऑर्डर प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल सेज कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में सामान रखा हुआ है, ओके, जैसे लेबर क्लास है जो थर्ड लेवल पे काम करते हैं, उनके कुछ टूल्स हैं, उनकी हथौड़ी, उनकी कील, उनकी कोई मशीन, उनका कोई सामान रखा हुआ है, वो सामान अपनी खुद की जगह पे प्लेस रहेगा. ठीक है. इससे क्या होगा, जो लेबर है या जो वर्कफोर्स है उसको यहाँ वहाँ सामान ढूंढने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो हेनरी फ्योल कहते हैं कि सारा सामान अपनी पर्टिकुलर जगह पे रखिए, जिससे कि आपको सामान को ढूंढने में बार बार टाइम वेस्ट ना करना पड़े. ओके, हम अपनी बुक्स को अपनी बुक शेल्फ में रखते हैं, शू को शू रैक में रखते हैं, कपड़ों को हम अपनी कबर्ड में रखते हैं, अलमीरा में रखते हैं, अपनी हेयर एक्सेसरीज़, अपनी सजने संवरने की चीज़ों को हम ड्रेसिंग टेबल पर रखते हैं, बर्तन हम किचन में रखते हैं, चाकू हम अलग स्टैंड में रखते हैं, चम्मचें हम अलग स्टैंड में रखते हैं. क्यों? वी आर प्लेसिंग एवरीथिंग ऑर्डर से, जिससे कि जब हम चम्मच, जब हम कपड़े, जब हम शूज़, जब हम ये पर्टिकुलर चीज़ें ढूंढें तो हम उन्हें उन्हीं के स्पेसिफिक जगह पे जाके ढूंढेंगे, जिससे हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा. तो हेनरी फ्योल सेज कि आप भी अपने सारे टूल्स को, मशीन्स को, जो आपके छोटे मोटी चीज़ें हैं यूज़ करने की, उन सबको आप ऑर्डर के साथ रखिए. ठीक है. तो उसके इसी पर्टिकुलर ऑर्डर के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हेनरी फ्योल की लाइन है, एवरीथिंग एट इट्स प्लेस करके. उस लाइन को आप ज़रूर पढ़ लें अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं तो. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, एवरीवन एट इट्स प्लेस एंड एवरीथिंग एट इट्स प्लेस करके एक लाइन, दैट इज लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उससे आपको एमसीक्यू या ये सारी चीज़ें कभी कभी एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं. सो दिस वाज द थर्ड प्रिंसिपल. फोर्थ प्रिंसिपल हम अपना देख रहे हैं, जो कि है स्केलर चेन. ओके, मैं उधर एक्चुअली हेड्स कुछ हैं, इस पर मैं देखने जा रही हूँ बार बार. स्केलर चेन, हमने लास्ट वीडियो में अपने कुछ टॉपिक्स कवर किए हुए थे, तो एक लिस्ट बना ली थी कि कौन कौन से टॉपिक्स बचे हुए हैं, तो मैं वही हर बार देखने के लिए वहाँ पे जा रही हूँ. स्केलर चेन, दिस इज द नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल. स्केलर चेन ये बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशन में बात कैसे होगी ये हम डिसाइड करेंगे. कौन डिसाइड करेगा? मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. मैनेजमेंट विल बी डिसाइडिंग कि टॉप मैनेजमेंट में कैसे कम्युनिकेशन फ्लो होगी, मिडिल में कैसी होगी और लोअर में कैसी होगी. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4. ओके, ये हमें समझ में आ रहा है कि ये आदमी जो सबसे नीचे बैठा है, इसका बॉस कौन है? ये वाला. ओके, इसका बॉस कौन हुआ? ये वाला. इसका बॉस कौन हुआ? ये वाला. इसका बॉस कौन हुआ? ये वाला. तो आप समझ रहे हैं ना कौन किसका बॉस है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है. ओके, कौन किससे सुपीरियर है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है, ये चीज़ हमें क्लियर हो जाती है. हेनरी फ्योल कहते हैं कि अगर कोई भी कम्युनिकेशन आपको करनी है, इन दैट केस यू शुड फॉलो दिस हायरार्की. ओके, यू शुड फॉलो दिस हायरार्की मीन्स आप सीधे जाकर टॉप मैनेजमेंट में सीईओ को कंप्लेन नहीं करोगे. दिस इज रॉन्ग. ओके, यू हैव टू इन्फॉर्म दैट पर्टिकुलर इशू टू योर सुपीरियर. हो सकता है वो आपका सुपीरियर ही वो आपका मैटर सॉल्व करा दे. नहीं सॉल्व हो रहा, फिर मैटर ऊपर जाएगा. नहीं सॉल्व हो रहा, फिर मैटर ऊपर जाएगा. ओके, टेक दिस एग्जाम्पल ऑन योर स्कूल. आपको कोई प्रॉब्लम होती है, फर्स्टली यू विल बी इन्फॉर्मिंग द क्लास टीचर. नहीं मैटर सॉल्व हो रहा, देन वाइस प्रिंसिपल. नहीं हो रहा, देन प्रिंसिपल. नहीं हो रहा तो उससे भी बड़ी कोई अथॉरिटी है तो आप वहाँ जाओगे. ओके, तो ये हमारा प्रिंसिपल कहता है स्केलर चेन, दैट कम्युनिकेशन करना, कम्युनिकेशन शुड बी टू वे. ऑर्डर्स अगर आ रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है, ऑर्डर तो टॉप मैनेजमेंट से नीचे आते हैं, तो ऑर्डर तो आ गए. लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई कम्युनिकेशन है, आपको कोई बात करनी है, इन दैट केस आप सीधे कूद के ऊपर नहीं जाओगे. ठीक है, जैसे ऑर्डर्स आते हैं पास ऑन होते होते होते, वैसे आपको भी अपनी बात ऐसे 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 पास ऑन करके ऊपर पहुँचानी है. इसको हम कहते हैं स्केलर चेन. ऑलराइट, इसको हम कहते हैं स्केलर चेन. लेकिन अब एक इशू आता है. इशू ये आता है कि कभी कुछ बहुत अर्जेंट हो, जो हम ऐसे 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 पास करके, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, हम चाहते हैं कि हमें तुरंत जवाब चाहिए. इन दैट केस व्हाट वी कैन डू? इन दैट केस आप अपने कम्युनिकेशन को ब्रेक कर सकते हो. उस कम्युनिकेशन को ब्रेक करना
इज नोन एज गैंग प्लैंक। ओके, वो कैसे होगा वो भी आपको हम सिखा देते हैं कैसे होगा वो। ये ट्राइंगल है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बैठे हैं मिस्टर ए, ये बी हैं, ये सी डी ई एफ जी एच आई जे। ओके, ये है हमारा स्केलर चेन। ये ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया कि ए का बॉस बी है, बी का बॉस सी है, सी का बॉस डी है, इसका ये, ऐसे ऐसे करते करते पूरे बॉसेस बने हुए हैं। ये बात हमने डिसाइड कर ली। ओके, अब आप समझिए अगर सी को बात करनी है एच से तो कैसे करेगा? अगेन ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे और फिर ऐसे बात करेगा अकॉर्डिंग टू द स्केलर चेन। ठीक है, कम्युनिकेशन ऐसे ऊपर जाएगा और इधर जाकर फिर वो बात होगी। लेकिन अगर हम ये कह रहे हैं कि कुछ बहुत ही अर्जेंट मैटर है जिसको वो टाल नहीं सकता और उसको अभी बात करनी विदाउट फॉलोइंग एनी हायरार्की, कोई हायरार्की फॉलो नहीं करना, उसको अभी तुरंत अर्जेंट मैटर पे बात करनी है, इन दैट केस ये सीधे यूं 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 आके डायरेक्ट इससे बात कर लेगा। तो हायरार्की में नहीं गया, मीन्स स्केलर चेन फॉलो नहीं किया, मतलब ब्रेक कर दिया। तो इस ब्रेक करने को हम कहते हैं गैंग प्लैंक। ओके, हेनरी फ्योल सेज कि वैसे तो आपको अगर ऑर्गेनाइजेशन में बात करनी है तो आप हमेशा स्केलर चेन फॉलो करिए, हमेशा हायरार्की फॉलो करिए, ऐसे 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 बातें करिए, सीधे जाकर आप किसी बड़े लेवल पे बात नहीं कर सकते। लेकिन अगर उन्होंने एक्सेप्शन भी दिया, लेकिन अगर कोई बहुत अर्जेंट मैटर आपको डिस्कस करना है, इन दैट केस यू कैन कम्युनिकेट हॉरिजॉन्टली ओनली। ओके, ये बात भी क्लियरली मेंशन है कि ऐसे 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 बातें नहीं करोगे, आप सेम लेवल पे बातें करोगे। जब सेम लेवल पे कम्युनिकेशन करने जाओगे, इन दैट केस यू विल नॉट बी फॉलोइंग दी स्केलर चेन, तो आप कम्युनिकेशन ब्रेक कर रहे हो। तो इन दैट केस कम्युनिकेशन को ब्रेक करना इज नोन एज गैंग प्लैंक। सो दिस गैंग प्लैंक इज एक्सेप्टेड, इतना इसमें कोई इशू नहीं है। हेनरी फ्योल ने बोला गैंग प्लैंक वगैरह सब चलता है, लेकिन गैंग प्लैंक भी कुछ एक्सेप्शनल केसेस में चलेगा। ओके, जैसे मैंने आपको बोला कि पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम है तो दे विल बी इन्फॉर्मिंग द क्लास टीचर, देन द वाइस प्रिंसिपल, देन द प्रिंसिपल, देन उसकी भी सुपीरियर कोई बॉडी है तो आप वहाँ जाते हो। लेकिन अगर कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम है, पेरेंट्स सीधे प्रिंसिपल के पास जाना चाहते हैं, इन दैट केस दे आर अलाउड, दे कैन गो टू द ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल। ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी हायरार्की को फॉलो करें, किसी अर्जेंट मैटर पे आप जा सकते हो, कम्युनिकेशन को ब्रेक कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल पे। हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल जो है वो है एस्पिरिट डी कॉर्प्स। एस्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब है टीम स्पिरिट। या इसका दूसरा मतलब है यूनिटी इन स्ट्रेंथ। ये प्रिंसिपल सीधा सा हमें समझ में आ रहा है, सीधी सी बात क्या बोलता है। एस्पिरिट डी कॉर्प्स ऑफ हेनरी फ्योल सिंपली सेज दैट ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं वो सारे टीम स्पिरिट के साथ काम करें, भाईचारे के साथ काम करें, यूनिटी के साथ काम करें, आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें, हार्मोनाइजेशन ऑफ रिलेशनशिप्स हो, बिल्कुल भी आपस में जो मनमुटाव होते हैं वो सारी चीज़ें ना हो। अगर आप यूनिटी के साथ काम करोगे तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स जो हैं वो अचीव हो जाएंगे। ओके, वेरी इजी। हमें लकड़ी तोड़नी है, सिंगल लकड़ी तोड़ेंगे तो आराम से टूट जाएगी, बंडल ऑफ लकड़ियाँ तोड़ेंगे तो नहीं टूटेगी। सिमिलर हेनरी फ्योल सेज कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में गोल्स को अचीव करना है, इन दैट केस यू शुड बी वर्किंग इन अ यूनिफाइड मैनर। लास्ट प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल बचता है। लास्ट प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल इज सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। यही प्रिंसिपल जो है थोड़ा सा इसकी हेडिंग बड़ी है, सबॉर्डिनेशन ऑफ individual interest to general interest. Subordination of individual interest to general interest. This principle of Henry Fayol says कि ऑर्गेनाइजेशन में
बहुत अलग अलग तरह के लोग होते हैं। ओके, एग्जाम्पल से समझिए। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी है मिस्टर ए, उसने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करी पैसों के लिए, उसकी मजबूरी है, उसको चाहिए पैसे, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है उसकी। मिस्टर बी ने ज्वाइन करी, मिस्टर बी के पापा ने बोला था कि भाई काम वाम करो, तो हिज रीज़न ऑफ ज्वाइनिंग द कंपनी इज पापा, मतलब प्रेशराइज्ड है बेचारा, कुछ ऐसा है नहीं। मिस्टर सी हैज़ ज्वाइन द कंपनी बिकॉज ही वॉन्ट्स टू मेक हिज करियर, इसका फील्ड ही यही है, इसको इसी में करियर बनाना है। ओके, अब आप देखिए कंपनी में 3 लोग काम करते हैं, ए बी सी, और तीनों के काम करने के गोल्स अलग हैं। इसका गोल क्या है, इसका इंटरेस्ट क्या है, पैसे कमाना, इसका इंटरेस्ट मजबूरी, इसका इंटरेस्ट है मेरे को इसी में करियर बनाना है भले इसकी सैलरी ना बढ़ाओ, इसको काम सीखना है, अभी बहुत सारी चीज़ें लर्न करनी है, और इसको चाहिए पैसे। ठीक, ऑर्गेनाइजेशन में हर आदमी का अपना अलग अलग गोल होता है, तो हर एक आदमी का ये जो हमने गोल लिखा, इसको हम कहते हैं इंडिविजुअल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट हम कहते हैं। ओके, जैसे इनके गोल है वैसे ही कंपनी का भी गोल होगा। ओके, कंपनी का गोल है कि इस साल हर हालत में 200 करोड़ की सेल करनी है। दिस इज व्हाट, दिस इज कंपनीज गोल। ओके, तो अब इसको क्या कहेंगे, जनरल इंटरेस्ट। जनरल इंटरेस्ट, ये है इंडिविजुअल इंटरेस्ट, ये है जनरल इंटरेस्ट। तो ये वाला प्रिंसिपल हेनरी फ्योल का बोलता है कि अगर कभी भी इन दोनों इंटरेस्ट का क्लैश हो, इन दैट केस ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा अपने गोल को प्रेफरेंस देनी है, ना कि इंडिविजुअल गोल को। ओके, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए यहाँ पर पैसों के लिए काम कर रहे थे, मिस्टर ए ने बोला कि मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए, मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए, मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन वाले इस एक आदमी के गोल को पूरा कर देंगे, सैलरी बढ़ा देंगे, लेकिन इनको जो कॉस्ट सफ़र करनी पड़ेगी उससे कौन टैकल करेगा? क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी सिर्फ एक आदमी को जॉब नहीं दे रही है, कंपनी बहुत सारे लोगों को जॉब देती है, उसके बहुत सारे स्टेक होल्डर्स, उसको सरकार को भी टैक्स भरना है, उसको कम्युनिटी का भी ध्यान रखना है, उसको एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्ट करना है, उसको शेयर होल्डर्स को भी रिटर्न देना है, उसे इन्वेस्टर्स को भी रिटर्न देना है, उसे सप्लायर्स को भी पैसे भरने हैं, उसे कस्टमर को भी अच्छा सामान देना है। तो इसके ज़्यादा स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, इसको ज़्यादा लोगों को लेके चलना है। और ये इंडिविजुअल, इसका गोल केवल क्या है, पैसे कमाना। ओके, अगर कभी इन दोनों के गोल्स में आपस में क्लैश हो, ये बोल रही है कि तुम काम करो, मेहनत करो, जब गोल अचीव हो जाएगा तो सबकी सैलरीज बढ़ जाएगी, लेकिन ये क्या बोल रहा है, नहीं नहीं मेरी सैलरी बढ़ाओ, मेरी सैलरी बढ़ाओ। इन दिस केस अगर कभी इंडिविजुअल का ये वाले गोल्स और कंपनी का ये वाला गोल आपस में टकराए, तो प्रेफरेंस हमेशा कैसे मिलेगी, कंपनी के गोल को, क्योंकि कंपनी के इंटरेस्ट का जो इंटरेस्ट है, मतलब कंपनी का जो यहाँ पर काम है, उसका जो रोल है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द रोल ऑफ एन इंडिविजुअल। और इंडिविजुअल के उतने स्टेक होल्डर्स नहीं होते हैं जितने एक कंपनी के होते हैं। सो विद दिस प्रिंसिपल, हेनरी फ्योल के सारे प्रिंसिपल्स हमने कवर कर लिए हैं अपने इन 2 वीडियोस में। वीडियोस अब इसी तरीके से आपको मिलेंगी, आपको प्लेलिस्ट में प्लेलिस्ट में आपको 2 वीडियो का लिंक मिल जाएगा। एक है आई थिंक इकोनॉमिक बेसिक इकोनॉमिक्स करके है, जिसमें वी आर हैविंग ऑल द वीडियोज़ ऑफ इकोनॉमिक्स। एक आपको मिल जाएगा बिजनेस स्टडीज़ या कॉमर्स के नाम से, जिसमें आपको वो वाले वीडियो सारे मिल जाएंगे। तो विद दिस आई वुड लाइक टू क्लोज दिस वीडियो। समझ में आ गया होगा आपको, आप यूज़ कर सकते हैं कमेंट बॉक्स। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे आपको बतानी है, जो ये 14 प्रिंसिपल्स हैं कभी याद नहीं हो पाते अगर, तो उसके लिए एक निमोनिक मैं आपको बता रही हूँ, CID, यूज़, यूज़र, सोडा। ओके, दिस इज़ अ निमोनिक फॉर फेयोल्स प्रिंसिपल। ओके, हमने 7 प्रिंसिपल अपने लास्ट वीडियो में पढ़े थे, इस वीडियो में भी हमने 7 प्रिंसिपल्स पढ़ लिए हैं। तो ये कुछ निमोनिक सा बनाया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। C फॉर सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, I इज इनिशिएटिव, D इज डिवीजन ऑफ वर्क, U इज यूनिटी ऑफ कमांड, स्केलर चेन, इक्विटी, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, stability of tenure, equity, remuneration, subordination of individual interest to general, order, discipline and authority and responsibility। तो ये पूरे 14 प्रिंसिपल्स हो गए, आपको ये याद हो जाएगा तो आपको पूरे 14 प्रिंसिपल्स याद हो जाएंगे।
ओके, सो विद दिस वी आर साइनिंग आउट। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आ गई होगी। इन केस ऑफ एनी डाउट, इन केस ऑफ एनी क्वेरी, प्लीज़ यूज़ द कमेंट बॉक्स। आप अपने वैल्यूएबल सजेशंस दे सकते हैं, हमें चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और उससे पहले थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे विद द चैनल, कीप लर्निंग।